Almighty God, who is most beneficent, most merciful. Dear student, today we are going to discuss two assignments. One assignment from the University of Sargodha and one assignment from the University of PE. In University of Sargodha, we people going to discuss about the theory, Fielding theory about novel. Theory of Fielding related to novel. We'll discuss what kind of theory he put forward, what kind of theory he has given related to novel. We'll discuss about this. This is an assignment and very crucial and very important assignment. After this we are going to discuss about one of assignment from the University of Punjab. In the University of Punjab, we've got a Birchester Tower. And Anthony Trollope, he is a Victorian writer, and we are discussing about church life. And today we are going to discuss one of the ecclesiastical order characters. One of character we are going to discuss, which is who is related to the ecclesiastical order. So there are some ecclesiastical orders like characters we've got in the form of Archdeacon Grantley. Then we've got Mr. and Mrs. Prudy, we've got Mr. Slope, and they are high church and low church. We are going to discuss. We will discuss especially one of the character like Ayago, Mr. Slope. Character of Mr. Slope will be discussed. It's a kind of assignment. So let's start from the fielding. I want to give you some ideas. अगर देखा जाए तो नावल आया है 18th सेंचुरी में. नावल कब आया? 18th सेंचुरी में. इससे पहले 18th सेंचुरी से पहले जो लिखा जाता था वो पोइट्री थी. ठीक है. कवेलियर पोएट मौजूद थे. कवेलियर पोएट्स ऐसे पोएट थे जो जेम्स वन की एज में मौजूद थे. ठीक है. ये एक पीरियड है इंग्लिश के हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जो स्टार्ट होता है एलिजाबेथन एज. ठीक है. शेक्सपियर का नाम आपने सुना होगा, उसने एलिजाबेथ की एज को देखा है. एलिजाबेथन एज. मलका एलिजाबेथ की डेथ होती है 1603 में. कब डेथ होती है? 1603 में, यानी 1603 में जैसे ही उसकी डेथ होती है तो उसका रीन जो है, उसकी जो रीन है वो ख़त्म हो जाती है. अब ये वर्जन क्वीन जानी जाती है एलिजाबेथ. इसने शादी नहीं की थी. उसके साथ कुछ मिसहैप हुआ था तो इसने शादी नहीं की थी. मतलब इसने एक तो इसको किसी ने रेप किया था अर्ली लाइफ में. सो शी हैड अ बिटर एक्सपीरियंस. Then she has seen her father, he was killing his wives. तो इसके फादर ने इसने देखा कि उसने उसकी स्टेप मदर को किल किया. इसके फादर ने, वो असल में वारस लेना चाह रहा था, तो जब फीमेल पैदा होती, बच्ची पैदा होती, तो उसे गुस्सा आता तो वो कत्ल कर देता अपनी वाइफ को. इवन के वो उस वक्त का जो रोमन कैथोलिक जो चर्च था उससे वो इजाज़त मांगता है एक और शादी करने की, चौथी शादी करने की. तो उसे इजाज़त नहीं देता रोमन कैथोलिक चर्च कि तुम जालिम हो, तुमने पहले इतनी वाइफ्स को कत्ल कर चुके हो. तो इस पे ये चर्च के साथ अपना ताल्लुक ही कता कर लेता है. वो कहता है जो हमारा कोई ताल्लुक नहीं है तुमसे, ये अपना चर्च बना लेता है. पहले रोमन कैथोलिक चर्च जो था उससे ये इजाज़त लेते थे, यानी किंग को भी इजाज़त लेनी पड़ती थी, रोमन कैथोलिक चर्च. उसके बाद इन्होंने अपना एक चर्च बनाया, उसका नाम है एंग्लिकन चर्च. तो अगर बरतानिया में देखा जाए तो जो फिरका ज़्यादा है वो कौन सा है? वो है प्रोटेस्टेंट या एंग्लिकन ज़्यादा है. अब जो बात आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, यानी ये बात स्टार्ट होती है लिटरेचर की 1603 से लेके 1625 तक. जैकोबियन पीरियड चलता है इंग्लिश लिटरेचर में. यानी उस वक्त जो राजा था, किंग था, उसका नाम था जेम वन. ये पॉइंट नोट कर लें, ये किताबों में नहीं लिखे होते उसका. अच्छा, जेम वन की डेथ के बाद जो उसके बाद एक किंग आता है उसको कहते हैं चार्ल्स वन. इस दौर में इसको लेटर पार्ट ऑफ रेनेसेंस भी कहते हैं. अब इस दौर में हम देखते हैं कैरोलिन यानी चार्ल्स वन का एज आती है 625 से ऑनवर्ड, और 625 के बाद अल्टीमेटली इसको कत्ल कर दिया जाता है, इसको बेहेडेड कर दिया जाता है. इसके बाद आती है इंटरग्नम पीरियड. इंटरग्नम पीरियड भी कहते हैं उसको, प्योरिटन एज भी कहते हैं.
उस एज तक, यानी उस वक्त एज तक मैं बता रहा हूँ कि नावल नहीं आया था। यानी वर्क किस में हो रहा था? कॉमेडी में, ट्रेजेडी में, कॉमेडी ऑफ मैनर में, ठीक है, कॉमेडी ऑफ मैनर में हो रहा था वर्क, ट्रेजेडी में हो रहा था, ठीक है, पेस्टोरल जो है वो लिखे जा रहे थे, एलिजीज लिखी जाती थी, मातम पे किसी की डेथ के ऊपर जो लिखी जाती है, इस तरह ओड्स वगैरह लिखी जाती थी, पोएम्स लिखी जाती थी, ये था, सोनेट्स वगैरह थी। लेकिन नावल नहीं आया था, नावल किसी अपनी फॉर्म में मौजूद नहीं था। ये जो नावल का वर्ड है ये इटालियन वर्ड नोवेला से निकला है, ठीक है। अब नावल जो है वो उसकी लेंथ जो है वो 60,000 वर्ड से ऊपर हो सकती है जितनी भी, जबकि शॉर्ट स्टोरी जो है वो कितनी शॉर्ट हो सकती है उसकी कोई लेंथ का नहीं पता, और नावल जो नावल है वो कितना बड़ा हो सकता है उसकी लेंथ का भी कोई अंदाज़ा नहीं होता। तो इसलिए नावल जो है उसकी मैक्सिमम वर्ड्स की तादाद हो सकती है। नावल जो है वो लंबा होता है, उसकी अच्छी खासी लेंथ होती है, उसके अंदर वो इंट्रोडक्शन और मिडल और एंड और वो जो एरिस्टोटल ने बताया उन चीज़ों को फॉलो किया जाता है। अब ये जो चीज़ें थी ये मौजूद नहीं थी। रेनेसेंस पीरियड हो, एलिजाबेथन पीरियड हो, कैरोलन पीरियड हो, जैकोबियन पीरियड हो, रिस्टोरेशन पीरियड हो, इंट्रैग्नम पीरियड हो, मिल्टन की एज हो, अब आ गए हम न्यू क्लासिकल एज में। ये न्यू क्लासिकल एज के राइटर्स के पास जब आया तो तब जाके 18th सेंचुरी में ये नावल आया है, 18th सेंचुरी में। और 18th सेंचुरी के जो मेन राइटर जो मौजूद थे उस वक्त 18th सेंचुरी में जो प्रोमिनेंट राइटर मौजूद थे, एक अलेक्जेंडर पोप ये मौजूद था, जोनाथन स्विफ्ट, जोनाथन स्विफ्ट में आपने स्टायर का पढ़ा होगा, उसने लिखा था मॉक यूटोपिया। उसने कहा एक मॉक यूटोपिया उसने दी थी, एक वर्ड दी थी, यूटोपियन वर्ड दी थी, तो एक मॉक यूटोपिया टाइप थी, जैसे वो थॉमस मूर का है ना मॉक यूटोपिया, तो उसी तरह का ये एक यूटोपियन वर्ड इसने भी दिखाई थी। लेकिन ये रियल वर्ड दिखाता है। अभी मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा तो आपको बताऊंगा कि फील्डिंग, हेनरी फील्डिंग और ये जोनाथन स्विफ्ट में फ़र्क क्या है। उस वक्त पॉलिटिकल पार्टी दो मशहूर थी। आपने अगर नावल पढ़ा हो, आपने एक नावल पढ़ा होगा, प्रोज वर्क है उसका जोनाथन स्विफ्ट का, पार्ट फर्स्ट में पढ़ा होगा, ठीक, गलिवर ट्रैवल। उसमें दो पॉलिटिकल पार्टी डिस्कस की जाती हैं, टोरे और विग। मैं आपको जस्ट पॉलिटिकल बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि नावल असल में बना कब है। ये 18th सेंचुरी में आया, इससे पहले इसका कोई वजूद नहीं था। उससे पहले पेस्टोरल लिखे जाते थे, उससे पहले ड्रामा लिखा जाता था, कॉमेडी लिखा था, कॉमेडी और मैनर लिखा जाता था, एपिक लिखी जाती थी, ट्रेजेडी लिखी जाती थी, कॉमेडी लिखी जाती थी, रोमांसेस लिखे जाते थे। ये सारी चीज़ें मौजूद थी, बट नावल वॉज नॉट एग्जिस्टेड ओवर देयर। नावल मौजूद नहीं था। 18th सेंचुरी में नावल आया। कुछ प्रोमिनेंट राइटर्स जो हैं उनकी एज मैं बताता हूँ आपको, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। रिस्टोरेशन एज का टाइम है कि जब मनार्की दोबारा से रिस्टोर हो गई थी, क्योंकि प्योरिटन जो थे वो क्या थे, वो रिलीजियस लीडर थे। उनका एक लीडर था ओलिवर क्रॉमवेल, उसने चार्ल्स वन को पकड़ के बेहेडेड कर दिया था और उसने वहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया था प्योरिटन एज। और उनका सबसे बड़ा हामी था उस वक्त मिल्टन जो था वो एक प्योरिटन था। और चार्ल्स वन को जैसे बेहेडेड किया गया तो मिल्टन जो है बड़ा प्रोमिनेंट हुआ, उसने अपना वर्क किया और पम्फलेट लिखे और उन प्योरिटन का वो बड़ा हामी था, मजहबी था ना पोएट ये। लेकिन उन लोगों ने स्टेज बंद कर दिए, ड्रामाज बंद कर दिए, ठीक है, बहुत सारे राइटर्स जो है उनको निकाल दिया कंट्री से, वो ज्यादातर फ्रांस चले गए। और जैसे चार्ल्स वन वापस आया, चार्ल्स वन वापस कब आता है, रिस्टोरेशन 1660 में, 1660 में खत्म हो जाती है ये प्योरिटन की जो गवर्नमेंट है, और ये 1700 तक रहता है राउंड अबाउट, यानी ये एज है रिस्टोरेशन एज 1660 से लेके 1700 तक। तो ये है चार्ल्स टू की एज, ये चार्ल्स टू की एज है, इसे रिस्टोरेशन एज कहते हैं। यहाँ पे फिर यानी ड्रामा ने तरक्की की।
उसने स्टेज खोल दिए, उसने आज़ादी दे दी, सेकुलर स्टेट बना दिया, और कॉमेडी ऑफ मैनर पे वर्क हुआ, ट्रेजिडी पे वर्क हुआ। कॉमेडी ऑफ मैनर पे ये अलेक्जेंडर पोप ने वर्क किया, ड्राइडन ने वर्क किया, जॉनसन ने वर्क किया। इस तरह के बड़े बड़े जो पोएट हैं इन्होंने वर्क करना शुरू कर दिया और उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन की। और ये जो ड्राइडन है इसको तो पोएट लॉरेट भी बना दिया, ये बादशाह के बहुत करीब था, चार्ल्स टूट। अंडरस्टैंड? नो वी गोइंग टू टॉक अबाउट द फील्डिंग एज। फील्डिंग की जो एज है, हेनरी फील्डिंग जो है ये एक 18th सेंचुरी का नॉवलिस्ट है, और फील्डिंग पैदा हुआ है 1707 में, और 1754 में फील्डिंग की डेथ हुई है। हेनरी फील्डिंग, ये सारे पॉइंट लिख लें, ये किताबों पे नहीं लिखे होते। फील्डिंग पैदा हुआ 1707 में और डेथ हुई है 1754 में, तो मतलब ये 18th सेंचुरी में आता है। 18th सेंचुरी का नावलिस्ट है, ड्रामाटिस्ट इसको कहा जाता है। ड्रामा उसमें बहुत लिखे जाते थे उस वक्त, और ये साथ एक मजिस्ट्रेट भी था, यानी ये जॉब भी करता था। उसके बाद इसी का एक कॉन्टेम्प्रेरी है जो इसका हम असर था, इसी के वक्त मौजूद था, इसी राइटर के, इसी नावलिस्ट के टाइम पर मौजूद था। उसका नाम था रिचर्डसन। इसका मतलब है कि उस वक्त अच्छा खासा काम हो रहा था 18th सेंचुरी में। अलेक्जेंडर पोप मौजूद था, ड्राइडन मौजूद था, जॉनसन मौजूद था, इस तरह के बड़े बड़े राइटर जो हैं वो मौजूद थे। रिचर्डसन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी प्रोमिनेंट नावलिस्ट है। ये 16 सन 1689 में पैदा हुआ है, यानी देखें ये उसी की एज का। ये 17 सन 61 में इसकी डेथ हुई है। फील्डिंग ने तो खैर बहुत ज़्यादा बुरे हालात भी देखे हैं बेचारे ने, ट्रैवल किया, इधर उधर गया, अपनी मेड जो थी इसकी उसी से शादी भी की। उसके बाद 16 सन 60 में एक और है डैनियल डिफो। डैनियल डिफो भी बड़ा प्रोमिनेंट है, ये 16 सन 60 में पैदा हुआ है, ये भी नॉवलिस्ट था। इसकी डेथ हुई है 17 सन 31 में, ये भी उसी सेंचुरी का है। डैनियल डिफो इसका नाम। ये ऑल टुगेदर इन्होंने बहुत वर्क किया, लेकिन जिसने एक न्यू आउटलुक दी है नावल को, एक फॉर्मेशन दी है, जिसको फादर ऑफ इंग्लिश नावल कहा जाता है, उसका नाम क्या है? कोई बता दे आप में से। उसको कहते हैं हेनरी फील्डिंग। यानी फादर ऑफ इंग्लिश नावल कौन है हमारा? फादर ऑफ इंग्लिश नावल। यानी ये सारों ने कंट्रीब्यूशन तो किया है, लेकिन इनमें से सबसे अच्छा नेचुरल रियलिस्टिक वर्क जो है वो है हेनरी फील्डिंग का, और जिसकी एज मैंने आपको बता दी है, 1707 में पैदा हुआ इंग्लैंड में, 1754 में हेनरी फील्डिंग की डेथ हुई है। हेनरी फील्डिंग एक रियलिस्ट था, एक नेचुरल आउटलुक से लिखता था, रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू देता था, लाइफ लाइक सिचुएशन बताता है, जैसे रियल लाइफ में लोग होते हैं, उनके अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी भी होती है, उनके अंदर गुड भी होती है, बैड भी होती है, वो अच्छे भी होते हैं, वो बुरे भी होते हैं, बिल्कुल वैसा दिखाया है। बेटी एक ऐसा करैक्टर है कि जो जोसेफ को डॉक्टर को बुलाती है और उसको अंदर ट्रीट करती है, डॉक्टर से ट्रीट करवाती है, उसका ट्रीटमेंट करती है, और उसके बाद उससे सेक्सुअली इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। तो हम देखते हैं कि उसे वो रियलिटी बताता है, यानी जो रियल इंसान, कि मैं फैनी से मोहब्बत करता हूँ, मैं उसके कभी भी धोखा नहीं दे सकता। तो उससे बेटी कहती है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू हैव अ फिजिकल रिलेशन विद मी इट्स ओके, इफ़ यू डोंट इट्स ओके। तो वो उसे बिल्कुल एक रियल सा आंसर देती है, उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। यानी ये ऐसे है कि जैसे एक रियल लाइफ उसने कोई एंजल शो नहीं किया किसी को, उसने जैसा है, अगर वो डॉक्टर को बुला रही है तो साथ साथ उसके अंदर वॉइस भी है गुड, यानी लाइफ इज अ मिक्सचर ऑफ गुड एंड इविल। इंसान हर वक्त एक जैसा नहीं होता, उसके अंदर इंसान है तो उसके अंदर गुड भी रहेगी, इविल भी रहेगी, बैड भी होगा, अच्छा भी होगा, और वो फाइटर भी होगा, कहीं वो लड़ भी रहा होगा, कहीं वो क्या होगा, यानी हर चीज साथ साथ चलती है रियल लाइफ में। कोई बंदा हर वक्त एक जैसा नहीं रह सकता, रियल लाइफ है ना, नेचुरल एक लाइफ है। अलेक्जेंडर पोप जो है ये भी उसी की एज का है, वो पैदा हुआ है 1688 में अलेक्जेंडर पोप, और उसकी डेथ हुई है 1744 में, ये हमने पढ़ा हुआ है। सो लेट्स डिस्कस आवर टुडेज क्वेश्चन। आवर क्वेश्चन इज
थ्योरी ऑफ फील्डिंग, फील्डिंग थ्योरी ऑफ नावल। फील्डिंग क्या कैसे देता है अपनी थ्योरी ऑफ नावल की, हम इसको देखते हैं। The student friend follower, you must subscribe our channel, the ESL Academy. Over there we are uploading lecture related to MA English Part 1, MA English Part 2, PPSC English, and even we are uploading lecture related to PPSC English, CSS, and rest of the classes like BS English, MPhil Linguistic and Literature. So let's see. मैं आपको जो चीज बताना चाह रहा हूं, फील्डिंग एज अ न्यू क्लासिक। फील्डिंग के दौर में लोग फॉलो कर रहे थे क्लासिकल राइटिंग को। अब क्लासिकल राइटिंग कौन सी है? एज ऑफ अगस्टन एक रोमन ग्रीक का एक बादशाह गुजरा है, जो कि पुराना एक बादशाह था अगस्टन एज जो थी, उस दौर में बहुत ज्यादा वर्क हुआ था लिटरेचर, आर्ट, पेंटिंग, कल्चर का। तो वो कहते थे कि जितने भी पुराने राइटर हैं, जितने भी रोमन ग्रीक्स के एंशिएंट क्लासिकल राइटर्स थे, वो उनका वर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने नेचर को ट्रूली कॉपी किया था। हम अगर उसी को कॉपी कर लेंगे तो उसका मतलब है कि हम ट्रू नेचर को कैद कर रहे हैं, उसको कॉपी कर रहे हैं। बात समझ आ गई आपको? आप पढ़ते होंगे न्यू क्लासिकल एज, आपको समझ नहीं आती होगी। ये न्यू का मतलब होता है नया, क्लासिकल पुराना। तो जितना भी एंशिएंट ग्रीक के अंदर नॉलेज था, नॉलेज जो होमर, विर्जिल, और उसके बाद जितने भी पुराने ओविड, होमर, विर्जिल, प्लेटो, सोक्रेटिस, और उसके बाद जितने भी अरिस्टोटल लाइक राइटर थे, ये सारे पुराने राइटर, जो सिसरो, ये पुराने राइटर जितने भी है, वो कहते हैं कि उन्होंने ट्रूली कॉपी किया था नेचर को। जो कुछ उन्होंने लिखा था वो बहुत परफेक्ट था। दे कॉपीड नेचर परफेक्टली, सो वी डोंट नीड टू ऐड मोर, वी जस्ट नीड टू कॉपी देम। वट एवर दे कॉपीड नेचर, वी विल कॉपी सेम। और अपने इस नावल के अंदर वो ये क्लेम करता है, इसके बारे में वो हेनरी फील्डिंग खुद बताता है कि आई हैव टेकन एवरीथिंग, आई हैव कॉपीड एवरी इवेंट फ्रॉम द बुक ऑफ द नेचर। यानी मैंने लाइफ लाइक आपको सिचुएशन आपके सामने रख दी है। आपको बताया है लेडी बूबी कैसी है, आपको बताया है मिस लिपस्लॉप कैसी है, बताया है कि फैनी गुडविल कैसी है, बताया है कि बेटी कैसी है, बताया है पामिला कैसी है, बताया है कि जोसेफ एंड्रू कैसा है, बताया कि अब्राहम एडम कैसा है, बताया है कि आपको बर्नाबास कैसा है, बताया स्क्वायर कैसा है, बताया जस्टिस ऑफ पीस कैसा है। यानी रियल लाइफ से हर चीज कॉपी की है। और एपिक का ये असूल है कि एपिक के अंदर हम स्टोरीज डालते हैं, टेल्स डालते हैं, लंबा उसे लिखते हैं। उसके अंदर एनेग्नोसिस भी होता है, उसके अंदर पेरिपिटी भी होती है, उसके अंदर डिस्कवरी भी होती है, और रिवर्सल ऑफ सिचुएशन भी होता है। ये क्लासिक एक एपिक का असूल है। तो उसने उसको बताया है। वो कहता है कि मैंने जो लिखा है लॉन्ग एपिक इन प्रोज, मैंने क्या काम लिखा है, मेरा वर्क जो है वो एपिक इन प्रोज है। मैंने एक न्यू योनरा जो है वो लिटरेचर का मुतारफ करवाया है। हेनरी फील्डिंग ने कहा, उसने थ्योरी दी, आई हैव इंट्रोड्यूस न्यू योनरा ऑफ लिटरेचर। ये न्यू योनरा मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको कहते हैं लॉन्ग एपिक इन प्रोज। लॉन्ग एपिक इन प्रोज। तो जो उसने ये 4 बुक्स में लिखा है, इसकी 4 बुक्स हैं, और उसने उसमें बताया है कि जोसेफ हेनरी की पूरी स्टोरी बताई है। और ये बेसिकली रिएक्शन था पामिला, जो रिचर्डसन ने एक नावल लिखा था उसका। हैव यू गॉट दिस? पामिला, जो रिचर्डसन ने एक नावल लिखा था, पामिला। रिचर्डसन, उसने पामिला जो नावल लिखा था, उस नावल का रिएक्शन दिखाया गया था। उसमें चेस्ट्री किसकी दिखाई गई थी? चेस्टफुल किसको दिखाया गया? औरत को। तो इसने कहा कि औरत अगर चेस्टफुल होती है तो मर्द भी हो सकता है। इसने यहां पे मेल को दिखाया है।
ठीक है जी। न्यू क्लासिकल राइटर, पहली तो बात यह है कि जोसेफ हेनरी जो है वो फॉलोअर था न्यू क्लासिकल राइटिंग का। तो न्यू क्लासिकल जो थे उनका बिलीव था, न्यू क्लासिकल राइटर्स का ये बिलीव था कि जो भी बुक ऑफ नेचर से कॉपी किया जाता है वो बेस्ट होता है। और सिंस we need to copy the book of nature, and how we are going to copy the book of nature? For that he says that we have to copy the classical and ancient writer. And who are the ancient writer? Like Aristotle, Plato, Socrates, and Homer, Ovid, or like these writer, Homer, Virgil, Ovid, and then we have Aristotle, Plato, Aeschylus, then we have Euripides, Sophocles. Like these writers, they have truly copied the nature. We need to copy them, and we will be copying nature. तो उन्होंने एक न्यू क्लासिकल एज निकाली थी। क्लासिकल एज तो एंशिएंट एज तो वही बनती है ना जो पुरानी उनकी थी, रोमन ग्रीक्स की। लेकिन ये लोग क्या करते, उनकी तरह उस एज को जनरेट करने की कोशिश की, कि उनके वर्क को इन्होंने रिवाइव करने की कोशिश की, उनको दोबारा से रीट्रांसलेट किया, इन्होंने रीराइट किया, कॉपी किया और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा, उनको फॉलो करके लिखा। वो देखे ना वो कैसे अलेक्जेंडर पोप कैसे लिखता है, हर चीज़ एक राइम्ड और हीरो कॉपलेट में। हीरो कॉपलेट का मतलब होता है 2 लाइन में, चार्म स्ट्राइक द साइट, मेरिट विन द सो। कैसे वो एक कॉपलेट बनाता है, 2-2 कॉपलेट जो है वो क्रिएट करता है हर चीज़ के अंदर। ये रिदम क्रिएट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो करता था, क्योंकि वो किस में लिख रहे थे, ये देखें, ये भी हेनरी फील्डिंग इसी का कायल है। तो ये क्या कहता है, जैसे एरिस्टोटल ने बताया है कि नावल के अंदर क्या होना चाहिए, बिगिनिंग होना चाहिए, मिड होना चाहिए और एंड होना चाहिए। तो ये अपने नावल के अंदर आपने देखा कि वो किस तरह उसने एक तो बुक ऑफ नेचर को कॉपी किया, इसका मतलब है कि नेचर को कॉपी किया, इमिटेट किया, उसको वैसा दिखाया, रियल लाइफ में लाइफ लाइक जैसा दिखाया, कि अगर लेडी बूबी बुरी है तो उसे बुरा दिखाया, स्लिप स्लोप बुरी है तो बुरा दिखाया, अच्छा स्क्वायर बुरा है तो उसे बुरा दिखाया, पैडलर अच्छा है तो उसे अच्छा दिखाया, अब्राहम एडम जो है वो अच्छा है तो उसे अच्छा, बर्नाबास बुरा है तो बुरा दिखाया। ठीक है, जो करैक्टर जैसा, विल्सन जो है अगर वो अच्छा है तो अच्छा दिखाया, बुरा लिनारा जो है वो अगर अच्छी है तो उसको अच्छा दिखाया।